बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार है वो क्या है और किस तरह पाकिस्तान इस खित्ते को एक बड़ी जंग में जाने से रोक सकता है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी इत्तेहादी जमात है जिसके बगैर हुकूमत की बजट पास नहीं करवा सकती, उसके काफ़ी कंसर्न्स हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें हो रही हैं, वज़ीर आला सिंध जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी सख्त बातें और बड़े सख्त लहजे में कन्वे की जा रही हैं वो हुकूमत को। तो ऐसे में हुकूमत के लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी इस बजट को पास करवाने में, इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के खिलाफ नए जो है वो एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, दोबारा प्रोटेस्ट्स के ऊपर जो है वो जाएंगे। वो क्या मामला है और किस तरीके से हुकूमत की उसको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है, इसको भी प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने। हुज़ैफ़ा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो बजट के हवाले से गुफ्तगू कर लें। बजट पेश कर दिया वफाकी हुकूमत ने, पास करवाने के लिए कोई मसला तो नहीं है हुकूमत को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े कंसर्न्स हैं इस बजट को लेकर, और जो बिलखसूस पीपल्स पार्टी पंजाब की लीडरशिप वफाक के बजट को क्रिटिसाइज कर रही है, उससे लगता नहीं है कि वो कोई खुश है और वो इसको पास करने के लिए जो है वो आसानी से रजामंद हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। पहली बात तो ये है कि बजट ज़ाहिर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, और जब आप कई हजार बिलियन का जो है बजट वो प्रेजेंट करें तो उस पर मुमकिन नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक हो। ये मैं ट्रेयर बेंचेस की बात कर रहा हूँ। हमारे अपने भी बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट्स होंगे जिन्हें इस बजट पर एतराज भी होगा, उनके तहफ्फुज़ात भी होंगे। और पीपल्स पार्टी तो खैर हमारी एक एलाई है, तो उनके तहफ्फुज़ात सामने आना और उसके ऊपर अपना कंसर्न शो करना एक फितरी बात है। सियासी जमातें ज़ाहिर है एक दूसरी सियासी जमात के बजट को इंडोर्स नहीं कर सकती, पब्लिकली तो खास तौर पर बिल्कुल भी नहीं, और ज़ाहिर है उन्होंने इसके ऊपर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार भी करना है। लेकिन आपका सवाल ये कि क्या हम बजट मंजूर करा लेंगे, देखें जी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनके जायज मुतालबात हैं। बहुत सारे इश्यूज को हमने देखा भी है, बहुत सारों को देख भी रहे हैं। लेकिन जाहिर है जो बातें पीपल्स पार्टी पब्लिकली कर रही है वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी उन्हें इंडोर्स करता हूँ। लेकिन तब अच्छी लगती हैं जब आप मेज की दूसरी साइड पर बैठे हुए हो। जब आप मेज की इस साइड पर बैठते हैं और आईएमएफ से आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं और बजट की एक चीज उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। जो बातें पीपल्स पार्टी ने की हैं, मोटरवे की बात की उन्होंने कि हैदराबाद सक्खर का जो पैच है उसकी, मैं उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक दोस्त ममालिक की तरफ से हमें कोई फंडिंग आनी है, तो हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम वो फंडिंग बीओटी फार्मूले के तहत, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फार्मूले के तहत, वो सिंध हुकूमत को जो मोटरवे का वो हिस्सा है हैदराबाद और सक्खर वो हम बनाने के लिए दे देंगे। दूसरा ज़ाहिर उन्होंने बात की तनख्वाहों में कम से कम 40 से 50% जो है वो इजाफा होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, सरकारी मुलाजमीन हमेशा से पीएमएलएन का वोट बैंक रहे हैं, तो और ज़ाहिर जो गवर्नमेंट हुकूमत में हो वो तो यही चाहती है कि सरकारी मुलाजिम मजीद से जुड़ जाएं। लेकिन क्या हमें आईएमएफ ये अलाउ करेगा, ज़ाहिर हमने वो भी देखना है। हम आईएमएफ के एक ज़ाहिर लोन प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पहले भी आपने देखा है कि आईएमएफ को किस तरीके से 18 से 21 के दौरान जो मिसकमिटमेंट्स हुई, और उसके बाद अभी तक आईएमएफ का हम पर पूरा एतमाद बहाल नहीं हुआ। और आईएमएफ की वजह से दुनिया के जो वो दोस्त ममालिक जो हमारी हमेशा सपोर्ट करते हैं वो भी इसमें शशोपंज का शिकार रहे कि जो मुल्क आईएमएफ जैसे मालियाती इदारे को डॉज कर सकते हैं हम उसके सामने क्या बेचते हैं। तो लोगों ने हमें अपने पैसे देना भी बंद कर दिए थे, बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी साख बहाल की है। तो ज़ाहिर हम कोई ऐसा नया एडवेंचर नहीं कर सकते कि किसी एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए पब्लिक को रिलीफ देने के नाम पर कोई ऐसा काम करें कि मुल्क को ऐसे किसी बहरान में डाल दें कि जितने भी बड़े मालियाती इदारे हैं वो आप पर अदम एतमाद कर दें। लेकिन हुज़ैफा भाई, पार्टी हमारी एक एलाई है, हम इंशाल्लाह ताला बजट उनकी सपोर्ट से मंजूर भी कराएंगे, और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी में हमारा साथ देगी। हुज़ैफा भाई, आपने एक अंदर बात की कि जो पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 30-40% इजाफा करे, और आपने कहा कि आईएमएफ ये हमें अलाउ नहीं करेगा। आप ये समझते कि बड़ी ये बाइसी शर्मिंदगी बात है हमारे लिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम अपने बजट के लिए एक मतलब स्टेट मिनिस्टर मुल्क का ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम ये काम करें, बावजूद इसके कि ठीक है हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन हम आईएमएफ को किसने देते हैं वापस? आईएमएफ, इसका मतलब है कि हमें भरपूर तरीके से डिक्टेट कर रहा है आपकी हुकूमत को, और उसकी डिक्टेशन के ऊपर आप लोगों ने ये बजट जो जिसको आईएमएफ बजट बहुत लोग कह रहे थे लेकिन आप कह रहे थे कि अवामी बजट है, तो इट मीन्स कि आपकी गुफ्तगू के बाद ये अखज़ किया जाना दुरुस्त होगा कि ये फिर प्योरली आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है और हमारी फाइनेंस रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो फिर हुकूमत खुद नहीं तैयार कर रही, खुद नहीं वो मामला हैंडल कर रही, वो आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं।
जी हैदर साहब, आपने बिल्कुल जो सवाल किया आपका दुरुस्त है। लेकिन आप चूंकि आप गिलास को आधा खाली देखते हैं, मैं गिलास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ, बस यही फर्क है। पहली बात तो ये कि आईएमएफ के जब लोन प्रोग्राम में जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि आईएमएफ से आप कर्जा ले रहे होते हैं, उस कर्ज की वापसी आपने करनी है। उस हवाले से वो आपको प्लानिंग बनाकर देता है कि मेरा पैसा आपने इस तरीके से मुझे वापस करना है, और इन इन जगहों पर आप लगाएंगे तो उसकी कलेक्शन आसान हो जाएगी, टैक्स के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। दूसरी अहम चीज होती है, आईएमएफ आपको माली बहरान से निकालता है। आईएमएफ आपको वे फॉरवर्ड बनाकर देता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है, जो सिसकियां खा रही है, हिचकोले खा रही है, इसको खड़ा होने का ये तरीका है। आईएमएफ के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जो उसने मिस्र में भी अप्लाई किया, मुख्तलिफ जगहों पर किया। तो बेसिकली आईएमएफ हमारे मामले के अंदर हमारी इकोनॉमी को खड़ा करने के हवाले से भी उनके जो बेस्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया से उन्होंने हायर किए हुए हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें ये प्लान देते हैं कि भाई आप अपनी इकोनॉमी ऐसे खड़ी कर सकते हैं, और आप तनख्वाहों में 50% इजाफा कर कर, बिजली पे 30% सब्सिडी देकर, अशिया खुर्दनोश पे ये सब्सिडी देकर, गैस की कीमतें कम कर कर आप अपनी इकोनॉमी, चूंकि जो इकोनॉमिक मॉडल हमारी इकोनॉमी पे फिट कर रहा है, हमारा टैक्सेशन का निजाम वो देखते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आप अपनी तनख्वाह में से टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, लेकिन एक सरमायादार उससे टैक्स रियासत को इनडायरेक्टली लेना पड़ता है, वो खुद टैक्स नहीं देता। तो जहां पर टैक्सेशन का ये निजाम हो, तो उसमें आईएमएफ जो अवेलेबल निजाम होता है जहर, उसके अंदर से आपको आपकी इकोनॉमी खड़ी होने का प्लान देता है। ठीक हो गया तो जफर भाई, मैं ये आपकी जो अभी तक ये जो शरायत आईएमएफ लगाता है, सुने, जी जी ये शरायत आईएमएफ शरायत नहीं लगाता, ये आईएमएफ आपको ये बताता है जो एक डॉक्टर एक मरीज पे लगाता है कि भाई आपने ये चीज खानी, ये चीज नहीं खानी। मरीज को एक चीज जो है वो बड़ी लज्जत वाली लग रही होती है कि मैं जो है देसी घी में बना हुआ देसी मटन खा लूं, लेकिन वो कहेगा जी आपके तो दिल का भी नहीं, अभी शरियानों का ऑपरेशन किया, आप ये काम ना करें। ठीक हो गया। देखा जाएगा तो ये देसी घी खाने से रोक रहा है, ये नजर नहीं आएगा कि पेशेंट की जान के लिए रोक रहा है। मैं आईएमएफ आपकी पे जो जो जी हमें हदूदों कयूद करता है, हमारी बेसिकली डूबती हुई इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए आईएमएफ हमें प्लान देता है। मैं दो सवाल आते हैं हुज़ैफा भी आपकी गुफ्तगू के अंदर से। एक तो आपने कहा आईएमएफ ने ये मॉडल मिस्र में दिया, आईएमएफ ने माजी में हमें रज़ा बाकर की सूरत में एक तोहफा भी दिया, जिसने मिस्र के हवाले से जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क आईएमएफ के ने रज़ा बाकर से करवाया, जो माजी में हमें तोहफे के तौर पे मिला भी था। आईएमएफ ने पाकिस्तान को भी दिया। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आईएमएफ हमें हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर आपने बात की, अफसोस की बात है आपने कहा कि वो डॉक्टर है जो हमें बताता है कि इस मरीज़ के लिए ये देसी घी में जो बना खाना है ये ठीक नहीं है, इसकी सेहत को मजीद बिगाड़ेगा। तो अफसोस की बात ये नहीं है हुज़ैफा भाई कि हम लोग जिन डॉक्टरों को इतने पैसे दे रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर टीम बैठी हुई है, वो किस काम की है? अगर ये सारे रिफॉर्म्स भी आईएमएफ ने बताना है कि जी एक टैक्स पेयर जो है, जो एक सैलरीड क्लास है, उससे आप टैक्स ले रहे हैं, आप सरमायाकार से नहीं ले पा रहे, तो वो इस तरीके से लें। यानी हमारे पास कोई ऐसा माइंड नहीं है, हम लोग खुद नहीं ये सोच सकते कि हमने सरमायाकार से टैक्स लेना है। पहली बात तो ये कि दुनिया के तमाम बड़े, एक तो आईएमएफ जो है सिर्फ कर्ज का इदारा नहीं है, एक इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए एक मालियाती इदारा भी है। क्योंकि हमारा आईएमएफ से हमेशा एक्सपीरियंस ही बुरा रहा, तो हमारे मुल्क में आईएमएफ एक नेगेटिव टैग की अलामत बन गया। पहली बात तो ये कि रजा बाकिर का, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज, मूडीज वगैरह सब इस पर मुत्तफिक हैं कि 2018 से 22 तक जो आईएमएफ का प्रोग्राम लिया गया, पाकिस्तान की तारीख का इतना गलत शराइत पर, इतना गलत अंदाज में कभी कोई प्रोग्राम नहीं लिया गया। रजा बाकिर साहब को गवर्नर स्टेट बैंक आकर लगाया, और उसके बाद उन्होंने डॉलर को आजाद छोड़ दिया मार्केट के हवाले से, और वो डॉलर 325 पे भी जाके ब्रेक नहीं लगा रहा था, बड़ी मुश्किल से जाकर हम उसे 325 के ऊपर लेकर आए। और आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत आई, गो आईएमएफ का प्रोग्राम में बड़ी उनसे नेगोशिएशन हमारी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने आईएमएफ के किसी प्रेशर को मुलज़े खातिर नहीं रखा। और चूंकि स्टेट बैंक ज़ाहिर हमारा एक सेंट्रल बैंक है, हमने इमीडिएटली रजा बाकिर को वहां से पोस्ट आउट किया, उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। तो ये कोई रजा बाकिर को लगाना मैं समझता बिल्कुल ठीक फैसला नहीं था। और ज़ाहिर आईएमएफ हमें भी बहुत सारी डिक्टेशंस देता होगा, लेकिन ज़ाहिर टीवी स्क्रीन पे नहीं बताया जा सकता कि बहुत सारी चीजें हम उन्हें कन्विंस करते हैं। बिजली की कीमतें सबसे बड़ा मामला है, हमने 10 रुपए तक मैंने यूनिट कम किया, आईएमएफ इसमें रिलीफ देना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने किया। इस साल हम मजीद 10 रुपए यूनिट कम करेंगे, और आईएमएफ नहीं चाहेगा कि हम 10 रुपए कम करें, लेकिन हम करेंगे, कन्विंस करेंगे, उन्हें लड़ नहीं सकते। तो बात यह है कि आईएमएफ के साथ आप दो बातें हैं, आप एक तो ये देखें कि आईएमएफ ने हमें कर्ज दिया हुआ है, शायद वो हथौड़ा उठाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि माजी में हुकूमतों ने डीलिंग इस अंदाज में की, इंप्रेशन यही करते हैं, परसेप्शन यही बनी हुई है। लेकिन आईएमएफ के साथ अगर आप सही अंदाज में चलें तो आईएमएफ आपकी इकोनॉमी को खड़ा भी कर देता है। बाकी आपने मिस्र वाली बात की, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, रजा बाकिर को लगाना ही नहीं चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी बंदे से कर्जा लें
और अपने घर का फाइनेंस मैनेजर भी उसी बंदे को लगा दें। बिल्कुल ठीक ये हो आपने गया। ऐसे ही किया कि IMF से कर्जा लिया और रजा बाकर को स्टेट बैंक लगा दिया। ये गलत फैसला था ठीक हो उस गया। वक्त की हुकूमत का। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा भाई, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो क्या प्लान कर रहे हैं जो एहतजाज ईद के बाद होना था, किस तरीके से पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे, प्लानिंग क्या है उनकी, इसको डिस्कस करेंगे। कहना चाहिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करना चाह रही थी। एज ऑफ नाउ क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से उस तहरीक को कामयाब बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी की टीयर्स में इस वक्त मुखालिफत दिखाई दे रही है, तकसीम दिखाई दे रही है, और वो तकसीम सिर्फ सियासी बुनियादों पर दिखाई नहीं दे रही, अप्रोच की तकसीम भी बहरहाल दिखाई दे रही है। तो इन हालात में तहरीक इंसाफ किस तरह बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए इक़दामात मौसर अंदाज में जो है वो कर सकती है, और सेकेंडली हुकूमत को किस तरीके से प्रेशराइज करेगी। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। और सेकेंडली अब बजट के हवाले से ये इत्तलात थी कि तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया है पीपल्स पार्टी को कि वो हुकूमत को वोट ना करे, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी को कुछ ऑफ़र भी किया गया है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ऑफ़र किया है तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को, इसको भी इस प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अबूज़र खान सलमान नियाज़ी साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस वक्त बाकायदा तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करेगी, किन मराहिल में हैं आप लोगों की तैयारियां, और क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की? देखिए हैदर साहब, जहाँ तक एहतजाज की बात है, हम तो मेरे ख्याल से जब से खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की गई थी 9 अप्रैल में 2022 में, तब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें ही है, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट ही कर रही है। तब से ही सड़कों पे है, तब से ही पुलिस पावर हो, स्टेट पावर हो, फस्तायत हो, उसके खिलाफ एक जंग लड़ रही है तहरीक इंसाफ। फिर 9 मई के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, सो ये तो काफी अरसे से चल रहा है। फिर इलेक्शन हुआ, 9 मई का बयानिया रिजेक्ट हुआ स्टेट का, रियासत का। फिर तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन उनसे छीना गया इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत, इनको मुसल्लत किया गया, 17 से 170 सीटें की गई। ये तो सब चल रहा है, हम अभी तक प्रोटेस्ट मूड में हैं। अभी भी इंशाल्लाह आपने देखा होगा, थोड़े अरसा पहले ऐलान किया गया 22 जो जून है, उसको आप हमारी एक्टिविटी देखेंगे। अभी टारगेट यही है, देखें, हमने आवाम को मैक्सिमम मोबिलाइज करना है। जो हमारे वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी इन फील्ड हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है आवाम को मोबिलाइज करना और उनको सड़कों पे लेके आना, उनको एहसास दिलाना कि ये खान साहब का इशू नहीं है जाती, ये इस मुल्क में जमहूरियत का मसला है, बुनियादी हकूक का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। और अगर हम सब निकलेंगे तो तभी मुल्क में एक ऑर्डर, लीगल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, ट्रू पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, जो आईने पाकिस्तान जिसका प्रियम्बल में कहता है कि वही पॉलिटिकल ऑर्डर यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा जो विल ऑफ द मासेस को रिफ्लेक्ट करेगा, उनका चेहरा होगा। ऐसा अभी नहीं है। आप लोग बात करते हैं जी, मुझे बताएं अदालत में इस वक्त क्या तमाशा लगा हुआ है? आपने देख लिया, 2-3 तरह के केसेस हैं। एक अलकादिर का केस है, अलकादिर ट्रस्ट का, जिसकी अपील जो है वो लगती नहीं है, वो केस फिक्स ही नहीं होता, फिक्स होता है उस पर हेयरिंग नहीं होती, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आप सोचें कि ये भी हमारे लिए अब विक्ट्री होती है कि हमारा केस लग जाए। पहले तो लोगों के लिए विक्ट्री ये होती थी ना जी, हमें इसमें फैसला मिल जाए हमारे हक में, अब ये विक्ट्री है जी आपका केस फिक्स हो गया है। अब उसके अलावा आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का केस जो था उसकी हेयरिंग थी, वहां मैं जजेस के सवाल सुनता हूं तो मैं अपने सर जो उसमें हाथ रख लेता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रिव्यू जो है, रिव्यू क्या होता है? रिव्यू आर्टिकल 188 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज कि रिव्यू उस पार्टी ने फाइल करना होता है जो अग्रीव्ड है, और अग्रीव्ड इस फैसले में कौन थी? हुकूमत वक्त थी, और उस हुकूमत वक्त ने आके बताना है कि इस फैसले में क्या गलती है, क्या एरर है जो रिकॉर्ड पे फ्लोट कर रहा है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा यहां तो हमें ऐसे लगा कि रिव्यू जो है वो तहरीक इंसाफ ने फाइल किया है
और वो उस जजमेंट को डिफेंड करना है उन्होंने कोर्ट के सामने। सही। पहले हुकूमत ने आके ये नहीं बताया कि इस फैसले में गलती क्या थी। ठीक हो गया। ये तो आप फिर सवाल देख लें जजेस के। ठीक हो गया। परेशान कुन सिचुएशन ठीक है। हो गया बैरिस्टर 26वीं साहब, आईनी तरमीम जो ने जुडिशरी के हवाले से मैटर्स हैं वो तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के अपने कंसर्न्स उस हवाले से मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये जो एहतजाज और प्रोटेस्ट के हवाले से आपने गुफ्तगू की, अभी सिचुएशन ये है कि बिलखुसूस पंजाब की बात करें, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं हैं, वो लोग तो समहाउ एक्टिव होते हैं इस तरह के मामलात में। आप लोगों के मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उनका आलम यह है कि वो कहते हैं कि बस अब हमारी बस हो गई है, हम लोग अब कितना को रोज रोज निकल कर एहतजाज करें। तो जब पोजीशन ये हो गई है और इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को भी बखूबी है कि पार्टी के अंदर ये अप्रोच समहाउ डेवलप हो रही है कि अब हम कितना रोज रोज निकल कर एहतजाज करें, तो ऐसे में आप किस तरह इस तहरीक को या इन एहतजाजों को मौसर बना सकते हैं, किस तरह इससे रिजल्ट अचीव करेंगे? जितने भी लोग इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, बेशक वो प्रोविंशियल असेंबली है, सेनेट है या आपकी नेशनल असेंबली है, वो उनमें से कोई भी शख्स अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत के नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको वोट पड़ा है इमरान खान साहब की वजह से। और वो वोट इस मुल्क की अवाम ने इस वजह से दिया है कि खान साहब की रिहाई को इंश्योर करें आप। सही। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, आप अपना रोल जो है बेशक पार्लियामेंट में भी, साथ जो आपका मोबिलाइज करना है पब्लिक को, जो सड़कों पे अदा करना है वो अदा करें ताकि खान साहब रिहा हो, प्रेशर क्रिएट करें। अगर कोई ये कहता है कि वो थक गया है तो मेरे ख्याल से वो उससे बेहतर है वो रिजाइन दे दे। वो इस चीज के काबिल ही नहीं है, वो इस चीज के लायक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे एमएनए रहे या एमपी रहे या सेनेटर रहे। तो इस वजह से ये कहना जी हम थक गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो आप अपने हलफ जो आपने पार्टी के साथ भी एक दिया हुआ है, जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल्टी का हलफ हमने दिया हुआ है, उसके साथ गद्दारी होगी। और जो ये करेगा वो वैसे भी देखें, अवाम जिस हल्के में उसने वापस जाना, उसने अवाम ने उससे पूछना है। अवाम तो निकलना चाहती है, सपोर्टर्स वर्कर्स तो निकलना चाहते हैं, और कोई अगर एमएनए एमपी नहीं निकलेगा उसको पार्टी ने तो अकाउंटेबल करना है। साथ जिन लोगों ने वोट दिया था, किसी मकसद के लिए दिया था, वो भी अकाउंटेबल करेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ के ऑपोजिशन लीडर बनने का या पर्क्स लेने का, तनख्वाहें लेने का। इस वजह से नहीं आप एमएनए एमपी बने, अपने कारोबार करें, उससे बेहतर है। अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, उनकी फैमिली जाती है, उनकी बहनें जाती हैं, उनके जिनका कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, उनकी बीवी ने वहां पे प्रोटेस्ट की है, जो उनको जेल में सजा दी गई उसके बाद उनको रखा हुआ है अभी तक। तो इस वजह से ये अगर कोई कहता है तो वो हमारे साथ नहीं चल सकता, और उसका कोई पीटीआई के अंदर फ्यूचर नहीं है। अच्छा ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, आपने मेरे पहले सवाल के जवाब के अंदर जो अदलिया से मुतल्लिक जिन तशवीश का इजहार किया, आप क्या समझते हैं? ठीक है, कारकुनान को समझाने के लिए, उनको कहने के लिए तो ठीक है जी कि खान साहब अब बाहर आ जाएंगे, खान साहब तब बाहर आ जाएंगे, खान साहब इतनी देर में बाहर आ जाएंगे, अब हमारे केसेस स्टेज पर पहुंच गए हैं। आपको मतलब एक्चुअली क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब कब तक आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल का जो भी शख्स जवाब देता है ना, मेरे ख्याल से वो गलत बयानी करता है। 15 दिन कभी कह देता है, कोई 20-30 दिन कह देता है, कोई 40 दिन कह देता है। सिंपल सी बात है, मुझे ये नहीं पता कब आएंगे। मैं ये बता सकता हूँ किसी सिचुएशन होगी तो वो बाहर आएंगे। मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, अदलिया जो है आजाद हो जाए, पुलिस आजाद हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक केस में बेल होती है, पता चलता है 3 और FIR उसमें आप अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस आजाद फैसले करेगी। अदलिया अगर पुलिस नहीं करती, अदलिया आजाद हो जाएगी, पुलिस से पूछ ले या उसको मना कर देगी जी आपने अब दोबारा किसी केस में अरेस्ट नहीं करना। ये तमाशा बंद करें कि 200 केस करके फिर नए 10 केस आगे उसमें अरेस्ट करें। स्टॉप दिस नॉनसेंस, अदरवाइज वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। लेकिन ये कौन जज करेगा? 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी जज में जुर्रत भी है वो इनसे सवाल कर सके। अब तो जजेस को हम पिटीशन फाइल करते हैं हेबियस कॉर्पस की, बंदा अगवा दे उसकी रिकवरी की। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, अभी चंद रोज़ कबल ये इत्तलात आई जब वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया कि तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उनको कुछ ऑफर्स की हैं, और साथ ये जो है ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो इस बजट के अंदर हुकूमत को वोट ना करें। एक तो आप ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, वाक़तन तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ऑफ़र किया आपने पीपल्स पार्टी को? देखिए, पहले एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, ये बजट जो है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है। इकोनॉमिक फेलियर इस मुल्क में बिल्कुल इमिनेंट आपको नजर आ रहा है।
आप जितने इंडिकेटर्स देख लें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आप कंपेयर करें लास्ट 3 इयर्स के और उससे पहले के 3 साल से, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड स्पिरल। हर चीज नीचे की तरफ जा रही है, कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, हर चीज की नेगेटिव जा रही है, चीज सब कुछ नीचे गया है। तो इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी तो तबाह कर दी इस हुकूमत ने, पहले से पहले पीडीएम ने, फिर इंटरिम गवर्नमेंट ने। एक ही इनकी अभी तक हम सुनते हैं जी, एक अलबैक चिकन आया है SIFC के थ्रू, ये इनकी अचीवमेंट है। वो भी पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन यही अचीवमेंट है इनकी। अदरवाइज इस मुल्क में कुछ नहीं आया। जहां तक देखें बजट की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें एतराज है। एज पार्टी ऑफिशियली तो हमारी PTI पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। शायद किसी मेंबर की, हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर की बात हुई हो, कोई उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई हो। अदरवाइज पार्टी पूरी नेगोशिएट कर रही है, उनको साथ मिला के बजट पे कुछ करना चाह रही है, उस पे मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल शायद किसी सीनियर बंदे की बात होगी, आपको पता है अक्सर हो जाती है बात, मतलब किसी सीनियर की आपस में हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज पार्टी के लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, कल फैसल वावडा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक कहा है कि उनकी कन्विक्शन है कि आने वाले चंद रोज़ में उन्होंने कहा कि फैसला भी आ जाएगा उनके खिलाफ और उसमें उनका कोर्ट मार्शल भी होगा। उन्होंने कहा मेरी कन्विक्शन है कि उनको उम्र कैद भी होगी और इस फैसले का बड़ा इम्पैक्ट इमरान खान साहब के ऊपर भी होगा। आप फैसल वावडा साहब की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल जवाब ना देता अगर आप आखिरी लाइन ना बोलते फैसल वाडा साहब के, इस फैसले का इम्पैक्ट इमरान खान साहब पे होगा। देखें, अगर आपने अपना इंटरनल को मैटर करना है, पहले तो ये सवाल है बहुत बड़ा, हमारे जो उनका ट्रायल हो रहा है, जो कोर्ट मार्शल है, जो भी हो रहा है जनरल फैज साहब का, कि उसके फैसले के बारे में इंफॉर्मेशन फैसल वाडा साहब फैसले से पहले फैसला दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लंबा फिक्रिया है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस पे असरअंदाज होने की कोशिश है। और फिर साथ उसमें खान साहब को लिंक कर देना, कनेक्ट कर देना। अगर ये करना है तो फिर हम तो ओपन ट्रायल की बात करेंगे। क्या आप ओपन ट्रायल करें, फिर बताएं क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या चार्जशीट है, खान साहब पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं, देन वी डिमांड इट ओपनली। अगर आपने इंटरनल इंक्वायरी करनी है जनरल फैज साहब की, जरूर करें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कोर कमेटी के मेंबर बैरिस्टर अबूज़र सलमी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी जारी है, जो अब तकरीबन जंग की सी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, इसमें किसने मिसकैलकुलेट किया है, या अगर इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ठीक हैं तो मुस्तकबिल में ये खित्ता किस तरफ बढ़ेगा, क्या नताइज क्या होंगे इस सारे मामले के, इसको डिस्कस करेंगे। कहना चाहिए स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो बाकायदा तौर पर अब जंग की सी सूरत हाल इख्तियार कर की है। इसराइल ने जो पहले अटैक्स किए ईरान पर वो बड़े कैलकुलेटेड अटैक्स थे। पहले लेयर में उन्होंने उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा उड़ाया, दूसरी लेयर में उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल को उड़ाया, और उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो क्या अब ये कहना दुरुस्त होगा कि इसराइल ने ईरान के हवाले से चीज़ों को मिसकैलकुलेट किया, और अब इसराइल जिस तरह कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को इस जंग में धकेला जाए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो ये खित्ता किस तरफ जाएगा, और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल होगा? प्रोग्राम के सिलसिले में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर पाकिस्तान ने एज ऑफ नाउ इस स्पेसिफिक जो ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार रहा है वो कैसा है, इसको भी प्रोग्राम के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सफारतकार और जो इन मामलात को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप हर एतबार से ये जो मामला है इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं इसराइल के या यूनाइटेड स्टेट्स के, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी भी एक आम सफारतकार से बहुत बेहतर है। आपने रिसेंटली एक किताब भी जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर लिखी थी। सर, आप क्या समझते हैं, इसराइल ने जो पहला अटैक किया, मिसकैलकुलेशन थी ईरान को लेकर इसराइल की, और दूसरा ये कि अब जिस तरीके से जवाब ईरान दे रहा है इसराइल को, आपको मुस्तकबिल करीब में ये कशीदगी किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? शुक्रिया।
पहली चीज़ तो ये है कि इसराइल के जो तीन मकासद हैं जिसकी वजह से उन्होंने ईरान पर हमला किया। पहला तो वो जैसा नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसको हम तबाह करना चाहते हैं। दूसरा कि ईरान की जो क़यादत है उसको हम हटाना चाहते हैं, रिजीम चेंज लाना चाहते हैं। और तीसरा जो उसने नहीं कहा लेकिन जो बहुत ही जाहिर है वो ये है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसी जौहरी मसले पर, उसको वो डिरेल करना चाह रहा था। और वो नहीं चाह रहा था कि कोई समझौता ईरान और अमेरिका के दरमियान निकल आए। तो ये उनके जो मकासद थे। अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ईरान के खिलाफ पिछले साल से जो इजरायली हमले हुए हैं उनके बाद इसराइल का ये ख्याल था कि ईरान के पास ये काबिलियत नहीं रही कि वो जवाबी हमला कर सके। और फिर जो 13 तारीख को जो इसराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं उनमें जैसे आपने फरमाया लेयर्ड किस्म के थे, टारगेटेड थे। ईरान के एयर डिफेंसेस को उन्होंने अटैक किया, ईरान की क़यादत अस्करी क़यादत को उन्होंने निशाना बना। टारगेट किया। सो उनका ख्याल ये था, मुझे लगता है कि ईरान के पास ये काबिलियत नहीं रहेगी कि इसका जवाबी हमला, इसका जवाब दिया जाए। लेकिन उस पे ईरान ने ये जाहिर कर दिया है और प्रूव कर दिया है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है। और ईरान ने भी उनके जो जो टारगेट्स चूज़ किए हैं वो भी बहुत ही अहम टारगेट हैं इसराइल के, जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है या डैमेज किया है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये जंगबंदी ना हो जी। तो ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहेगी और वो जवाबी हमले एक दूसरे पर करते रहेंगे इस तरह के मिसाइल्स के थ्रू या एयर के थ्रू। इसमें इसराइल को फ़ायदा इसलिए है कि उनकी जो एयरफोर्स है या उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेरिका की वजह से काफ़ी ईरान से बेहतर हैं और ज़्यादा नंबर्स में भी उनके पास ज़्यादा है। और अमेरिका उनको रिप्लेनिश भी करते रहेगा एज दे नीड। तो ये ईरान के पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ईरान के पास मेरे ख्याल में इतनी के काबिलियत है कि वो इसराइल के ऊपर जवाबी हमले करते रहे और उनको नुकसान पहुंचाते रहे। अब ये देखना है कि ये जंग फिर कहाँ पर जाके इसको इख्तिताम पर लाया जा सकता है। सर, जिस तरह अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब बार बार बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करें और बातचीत के साथ कोई सोल्यूशन निकले। अभी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी इत्तलात हैं कि उन्होंने भी जो अपने ऑफिस से, वाइट हाउस से ये कहा है कि वो ईरानियन लीडरशिप को अप्रोच करें, उनसे इस हवाले से बात करें। आप समझते हैं कि अगर ईरान किसी डील की तरफ नहीं आता, जिसकी ख्वाहिश अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की है कि ईरान के साथ जौहरी डील जो है वो की जाए, और अभी जो हालात तो उसमें लग नहीं रहा कि ईरान अब उस तरफ आए, अगर ईरान नहीं आता तो आपको मुस्तकबिल करीब में दूसरे ममालिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ ये जंग ख़त्म होती दिखाई दे रही है, ये कशीदगी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, या आपके ख्याल में ये तब तक मामलात नहीं रुकेंगे जब तक ईरान डील नहीं करेगा? अच्छा, इसमें इसराइल की तरफ से तो ये कोशिश है कि अमेरिका को इस जंग में शामिल किया जाए और वो खुले आम इसराइल की मदद करे। वैसे तो वो मदद कर रहा ही है इन द सेंस कि वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ के अमेरिका खुद इस जंग में शामिल हो जाए। उसकी वजह ये है कि एक, अगर अमेरिका शामिल हो जाता है तो ये मुज़ाकरात जो हैं ईरान के साथ वो तो फिर मतलब डिरेल हो जाएंगे और उनका कोई मुस्तकबिल में कोई वापस ये मुज़ाकरात को शुरू करने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि असल में मसला क्या है। मसला ये है कि ईरान ने 2003 में, उनके रहबर ने 2003 में ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता है जी। वो चाहता है कि जो उनकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं उससे वो इनरिच यूरेनियम पैदा करे, बिजली बनाने के लिए
पीसफुल मीन्स के लिए, पीसफुल यूजेस के लिए, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दायरे में रह के ईरान कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ एनपीटी। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा हक है। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी, आप अपने पूरे जितना आपका इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको आप बंद कर दें, और जो भी आपने इनरिच किया है वो आप उसको वापस कर दें या किसी और को दे दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो बात असल में वहाँ पर अटकी हुई है। अब यह है कि किस तरह से इस मसले को सुलझा सके, किस तरह से हल कर सके, उसके तो बहुत तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका यही है जो पहले भी इस्तेमाल किया गया, और वो है आलमी सतह पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA में, उनको ये मौका दिया जाए उनको कि वो जाके मॉनिटर करें, इंस्पेक्ट करें ईरान की फैसिलिटीज़ को, और वो आप फिर दुनिया को बताएं कि जी ईरान कहाँ खड़ा है, उसने कितनी इनरिचमेंट की है, उस इनरिचमेंट के मटेरियल, फिसाइल मटेरियल से वो क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे जो आसान तरीका है ये चीज़ करने का। इसके बारे में आपको याद होगा कि 2016 में, 2015 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उस वक्त JCPOA का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें अमेरिका और ईरान के अलावा दूसरे ममालिक भी शामिल थे, यूरोपियन यूनियन के ममालिक थे, और रूस भी इसमें शामिल था। तो अब ये सारे मुल्क जो हैं, अब जैसे G7 में भी यही बात हुई है कि जब आपने सुना होगा कि ट्रंप साहब पहले ही उठ जी चले गए, जी क्योंकि वहां पर आपस में यूरोपियन और ये G7 के दरमियान भी लोगों को ये उनका मौक़िफ़ ये था कि जी आप जंग बंद करवाएं और IAEA के थ्रू इस मसले को हल करवाएं। तो अब ये है कि अमेरिका में दो राय हैं। एक राय ये है कि जी हमें इस जंग में नहीं आना चाहिए। जो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो जिन्होंने कहा है कि जी हम अमेरिका को हर एक जंग में नहीं जाना चाहिए और हम अमेरिका को अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं जो बहुत पावरफुल हैं वो है इजरायली लॉबी, अमेरिकन इजरायली जूइश लॉबी जो है, जी वो उसको पुश कर रहे हैं। तो अब वो एक मसला ट्रंप के लिए भी बन गया है कि अभी वो कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि वो दोनों जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो उसके लिए मुश्किल ऑल्टरनेटिव्स हैं। नहीं तो तो सर, अगर अब अगर देखना ये होगा। जी 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 सर, प्लीज आप जी कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि अभी देखना ये है कि ट्रंप की तरफ से क्या फैसला होता है, किस तरफ वो जाता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर वो इस जंग में मुलव्वज़ हो जाएगा ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान जो है जो इकदामात करेगा उससे अमेरिका को भी नुकसान होगा और दुनिया को भी नुकसान होगा। ख़ास और तौर अगर पे अगर अगर सर वो, अगर अगर ट्रंप के इस ऐसे फैसले से अमेरिका शामिल हो जाता है इस जंग में, तो आप समझते हैं कि फिर ये जंग सिर्फ ईरान की हद तक महदूद रहेगी? नहीं, मैं यही कह रहा था जी कि इसके बाद ईरान पहली चीज़ तो ये करेगा कि जो अमेरिका के बेसिस हैं या अमेरिका के जो फैसिलिटीज़ हैं इराक में या दूसरी जॉर्ड उर्दन में, उनको हिट करेगा। शायद जो सऊदी अरेबिया में भी हैं उनको भी हिट करेगा। इसकी वजह से जंग उन ममालिक में भी फैलेगी। दूसरी चीज़ वो ये कर सकता है कि जो सुएज का ये अपना पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जो है ख़ास तौर पे, जी। उसको वो बंद कर दे, उससे और दुनिया वहाँ की पर जो शिपिंग है, 20% ऑयल ऑयल ट्रेड ऑयल है। जी शिपिंग है, जी। उन पर हमले करे। हम्म, तो इसका बहुत बुरा फिर असर पड़ेगा, और ये फिर एक बहुत लंबा और बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के अंदर जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको अमेरिका ने रोका है इस ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के ऊपर अटैक करने से, तो उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया। अगर इजराइल अमेरिका के इस जंग में शामिल हुए बगैर ऐसा कोई कदम उठाता है, फिर आप जो है इस रीजन में क्या होता देख रहे हैं, और किस तरह का फिर आप रद्द अमल ईरान की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेतन्याहू जो है, ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ फैशिस्ट। और जिस तरह से उसने गज़ा में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन की है पिछले दो सालों से, जो तकरीबन होने को हैं, उससे तो कोई بعید नहीं है कि वो इस किस्म की चीज़ें करे, लोगों को असैसिनेट करे
और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको भी करे, बावजूद इसके कि अमेरिका उसको कह रहा है कि आप ये ना करो। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने उसको रोका होगा ज़रूर, क्योंकि उससे तो बहुत ही ज़्यादा कशीदगी फैल जाएगी। फिर तो ये है कि ईरान के पास भी इसके जवाब में वो किसी भी जगह अमेरिका, इसराइल के जो जो भी ठिकाने हैं दुनिया में डिफरेंट जगहों पे, उनकी जो सिफारतकार लोग हैं उनको टारगेट करेगा। फिर तो ये बहुत ही एक किस्म की डिफरेंट किस्म की वॉर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सर, आखिर में ये बताइएगा, आप चूंकि न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज़ को बड़ा बेहतरीन आपकी उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसराइल का जिक्र किया जाए तो ईरान और पाकिस्तान ये दो मुसलमान ममालिक हैं जिनको इसराइल अपने लिए समहाउ एक ख़तरा समझता है। आप समझते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो इसराइल के निशाने पर हो सकता है, या नेतन्याहू की अप्रोच ये होगी कि अगर मैं ईरान को शिकस्त दे सकूं तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला करूं? नेतन्याहू ने ऐसी बातें की हैं और मैंने देखे भी हैं, उसके जो इंटरव्यूज आए हैं टेलीविजन पर, और ये इस किस्म की वो गैर जिम्मेदाराना बातें करता है। लेकिन उसे भी पता है, अमेरिका को भी पता है, और दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। दूसरा, पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और दूसरे किस्म के दूसरी काबिलियत है कि हम अगर खुदा न खास्ता हम पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। उसको उनको भी पता है और अमेरिका को भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस किस्म की बेवकूफ़ी करेगा। तो बट इसके कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें इसके बावजूद ये सारी चीज़ जो मैंने कहा है, अपने दिफा को मजबूत रखना चाहिए, अपने गार्ड को ऊपर अप करके अपना गार्ड अप करना चाहिए, और किसी भी किस्म की एडवेंचरिज्म के खिलाफ हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक सर। ये नहीं है कि हम ये बैठ जाएं और समझेंगे हमारे साथ नहीं होगा। अपना गार्ड हमें अपना रखना है ऊपर। बिल्कुल सर, जाते जाते मुख्तसर वक्त में ये बताइएगा कि अभी जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, क्या ये बात दुरुस्त है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए थे, अगर सीज फायर ना होता, कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था? नहीं, वो तो नौबत ही नहीं आई। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि हम हमारे जो एटमी हथियार हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के दिफा में। बिल्कुल ठीक। और वो दिफा ये है कि हमारे मुल्क की सालमियत, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, उसके ऊपर अगर अटैक किया जाए। जी। और हमने जो देखा हिंदुस्तान की तरफ से जो अमल हुआ था, जो भी उन्होंने कोशिश की, उससे तो हमारे मुल्क की सालमियत पर कोई ऐसा खतरा नहीं था। और हम एटमी जो थ्रेशोल्ड है या लेवल है उससे बहुत नीचे कन्वेंशनल लेवल पर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो उनके लिए काफ़ी था, और उसकी वजह से उन्होंने जाके सीज फायर मांगा। तो इंशाल्लाह हमारे पास ये काबिलियत है कि हम उनको हर सतह पे डिटर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर साबिक सफारतकार एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर रियाद खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।